नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे जीते नेता हारी जनता। पांच राज्यों में हुए चुनाव में लगातार जिस तरह से चुनाव के नतीजे हैं काफी चौंकाने वाले हैं। विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, लेकिन नतीजों ने साबित कर दिया कि जहां जो सोचा जा रहा था वहां वैसा नहीं हुआ। सबसे ज्यादा बंगाल में इसका असर देखने को मिला। यहां बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी थी, लेकिन ममता दीदी ने दिखा दिया कि टीएमसी अभी भी बंगाल में हावी है। हालांकि नंदीग्राम में पहले ममता बनर्जी को 1200 वोटों से विजय घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसके कुछ समय बाद बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को 1900 वोटों से विजय घोषित कर दिया गया। लेकिन टीएमसी ने जनता पर अपनी मजबूती का एहसास बीजेपी को करा दिया। अगर बात की जाए, असम में एनडीए जीता, तमिलनाडु में डीएमके का डंका बजा, बंगाल में एक बार फिर टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की, जबकि बीजेपी 80 तक भी नहीं पहुंच पाई। कोरोना काल में चुनाव कराने का ठीकरा बीजेपी के सिर पर फूटता दिखाई दिया। माना जा रहा है कि कोरोना रोकने में असफल बीजेपी को शायद इसका खामियाजा त्रस्त हो चुकी जनता ने चुनाव में दे दिया है। बहरहाल कहीं ना कहीं कोरोना से त्रस्त हुए लोगों का गुस्सा चुनाव पर भारी दिखाई दिया और यही कारण रहा कि जीत हार किसी की भी हो, लेकिन नेता जीते और जनता हारी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले आपको उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दुर्गेंद्र चौहान जी हैं, प्रधान संपादक हैं। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ एस हनुमंतराव जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है। सतीश दास वरिष्ठ पत्रकार हैं केरल से। सर, आपका भी स्वागत है। और प्रदीप रक्षित वरिष्ठ पत्रकार कोलकाता से भी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दुर्गेंद्र सर, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से ये इलेक्शन सरकार ने कराए, पूरे देश में कोरोना से त्रासदी थी, उसके बावजूद ये इलेक्शन कराए गए। सबसे बड़ी वजह बीजेपी की जो बंगाल में हार हुई है, एक बड़ी वजह है। निश्चित तौर पर जैसा कि अभी शैलेंद्र आपने कहा कि जो हमारा इस खास कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं, आज दिन भर चुनाव परिणाम, तमाम हमारे मीडिया के साथी उन्होंने फोकस किया चुनाव परिणाम पर, लेकिन जो हमारा फोकस रहा, हमने जनता की सूचनाओं के बीच में, जनता को सूचना देने के बीच में हम बाधा नहीं बने, हमने जनता को सूचनाएं पहुंचाई। लेकिन शैलेंद्र, हमारा फोकस आज वही रहा जो पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से हमारा फोकस रहा है, कोरोना और कोरोना की त्रासदी। इस देशवासियों को, उत्तर प्रदेश के वासियों को एक आंकड़ा देना चाहूँगा। वो डराने वाला आंकड़ा है कि आज 3600 से ज़्यादा पिछले 24 घंटे के अंदर मौतें हुई हैं इस देश में, 3600 से ज़्यादा। और उत्तर प्रदेश में भी 300 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। ये 2 बहुत बड़े आंकड़े हैं, भयावहता को ये आंकड़े प्रकट करते हैं। इससे पहले चाहे कोरोना की पहली वेव हो, चाहे ये दूसरा वेरिएंट हो, जिसे इंडियन वेरिएंट कहा जाता है, ये इतनी भयानकता जो 24 घंटे के अंदर दिखी है, उस इतनी मौतें शैलेंद्र, मुझे लगता है इससे पहले कभी नहीं हुई। सरकारी आंकड़ों में भी इस बात को कहा गया है। जिस तरीके से स्थितियाँ हुई हैं, तो निश्चित तौर पर ये कहा जाएगा कि जी इस कोरोना काल में चुनाव, जैसे कि आपने देखा होगा शुरुआत में जब जो पहली लहर थी, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले संवाद के नाम पर उन्होंने बिहार संवाद शुरू किया था और वर्चुअली लोगों से संवाद कर रहे थे नेता, तमाम 2-4 5,000 10,000 LED लगा के, और नेता दिल्ली में होते थे, नेता कहीं अलग बैठे होते थे और वो संवाद करते थे। वो बात तो गले उतर रही थी कि चलिए ठीक है, इस मोड पर चुनाव होगा, ऐसा लग रहा था। उस समय कहा भी गया कि बिहार चुनाव की एक्सरसाइज है। उसके बाद फिर एक एक करके सारे दल कूदे उसमें, और फिर स्थितियां ये बनी कि फिर वो वर्चुअली रैली छोड़ के सीधे मैदान में कूद गए। और इसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पहल की और वो बड़ी बड़ी रैलियां उन्होंने की। उसके बाद फिर किसी ने कसर नहीं छोड़ी। बिहार के चुनाव का हश्र जो हुआ, बिहार आज भुगत रहा है। इसके बाद भी हमने सबक नहीं लिया। बंगाल में एक से एक विशाल रैलियां, इसमें कहीं कोई पीछे नहीं है। ममता बनर्जी ने 27 रैलियां की हैं। बीजेपी की बहुत सारी, बड़ी संख्या में, उससे कई गुना ज़्यादा बीजेपी के लोगों ने रैलियां की। 30 से अधिक रैलियां तो प्रधानमंत्री की हुई हैं। जी। तो
अब देख लीजिए किस तरीके से भयावह स्थिति रही। अब आज उत्तर प्रदेश का जो पंचायत चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसका भी नतीजा आज शैलेंद्र आया है। तो उसमें भी इस पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार एक बार कोर्ट गई और कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आप सोशल डिस्टेंसिंग से चुनाव कराइए, तो सरकार मान गई। एक तरफ उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो कहता है कि 10 जिलों में लॉकडाउन, पूर्णतः लॉकडाउन आप लगा दीजिए क्योंकि हालत बहुत ख़राब है आपके 10 जिले, लखनऊ, कानपुर, बनारस, प्रयाग और मेरठ, बरेली, इस तरह के 10 जिले हैं, उन पर आप लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन लगा दीजिए। तो सरकार उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जान भी है और जान भी है, तो बहुत सख्ती कीजिए, नाइट कर्फ्यू लगाइए, लेकिन पूर्ण लॉकडाउन मत लगाइए। सरकार इसके लिए सुप्रीम कोर्ट दरवाजा खटखटा देती है। लेकिन अगर पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहता कि आप पंचायत चुनाव कराइए, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गई? सबसे बड़ा सवाल है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई पंचायत चुनाव कराने से जो कोरोना अभी शहर और जो शहर के जो ग्रामीण इलाके हैं, शहरी ग्रामीण इलाके हैं, वहां तक है शैलेंद्र, यही कोरोना गांवों के अंदर तक पहुंच जाएगा, खेत खलिहान तक पहुंच जाएगा। और वही हुआ। आप देखिए पूरे चुनाव में लाख लोग कहते रहे हो कि कैंपेन में 5 लोग ही प्रचार करेंगे, ये गाइडलाइन बनाते रहे, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव व्यवस्था देख रहे लोग, जो राज्य चुनाव आयोग है वो लोग करते रहे, लेकिन पालन कहीं नहीं हुआ। बहुत सारी तस्वीरें हमने और हमारे तमाम साथियों ने दिखाई और वो तस्वीरें भयावह थी। और आज जब मतगणना के दौरान भी तमाम जो लोग हैं वो पॉजिटिव मिले, जांच में तमाम लोग संदिग्ध मिले और उन्हें बाहर किया गया। तो क्या आप ये क्या संभव है कि वो लोग जो पॉजिटिव मिले हैं या जो संदेह के घेरे में जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया, तो क्या वो संक्रमित नहीं है? क्या उन्होंने हजारों लोगों को नहीं फैलाया होगा? तो जो कोरोना शहरों में था वो पंचायत को कहते हैं लोकतंत्र की अंतिम पायदान है, आखिरी सीढ़ी है। तो यही आखिरी सीढ़ी लगाकर कोरोना लोकतंत्र की रीढ़ पर कोरोना ने हमला कर दिया। लोकतंत्र की रीढ़ पंचायत है और पंचायत गांव में, जो पंचायत व्यवस्था गांव में है, तो गांवों तक कोरोना पहुंच गया है। तो बड़ी भयावह स्थिति है। ऑक्सीजन के लिए त्राही है। जो मुर्दा घाटों पर क्यू लगी हुई है, तो टोकन बट रहे हैं, कब्रिस्तान में जगह नहीं। हमारे एक साथी 1 अप्रैल का डेटा दे रहे थे उत्तर प्रदेश के खाली लखनऊ का कि 1 महीने में बहुत बड़ी संख्या में लोग दफनाए गए हैं कब्रिस्तान में। एक शहर की बात है। तो बड़ी भयावह स्थिति है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा, दुख के साथ कहना पड़ा, ठीक है बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, ठीक है, असम में बीजेपी की सरकार आ गई, उन्होंने पुडुचेरी का भी किला फतेह कर लिया, वहाँ स्टालिन साहब चुनाव जीत गए, केरल में विजयन साहब फिर आ गए। लेकिन आप देखिए बड़ी भयानक स्थितियाँ हैं। और हमने वास्तव में जो नेता जरूर जीते हैं, मैं दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि ये चुनाव बड़ा नहीं था, ये हमारे लोग बड़े थे। ऐसे लोगों को हम खो रहे हैं, हमें बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बड़ी भयावह स्थिति है। तो आप बड़ी बातें कर लीजिए, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो कौन किसका मुख्यमंत्री, कौन किसका प्रधानमंत्री, कौन किसका मंत्री, कौन, ये बड़ी भयावह स्थिति है। और आने वाले समय में बहुत भयावह स्थिति मैं देख रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी जैसे ही मतगणना खत्म हो जाएगी उसके बाद हम मास कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, मास टेस्टिंग करेंगे और उसके बाद हम कोरोना का इलाज करेंगे। अच्छी बात है, अच्छी घोषणा है, लेकिन जो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं, इन स्थितियों को रोका जा सकता था शैलेंद्र। बिल्कुल, मैं बहुत दुख के साथ ये कह सकता हूं कि ये अगर इसमें राजनीति का हित अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो मुझे लगता है ये चुनाव रुके जा सकते थे। और ये एक तरीके से आपने सबने मिलकर एक तरीके से पूरी व्यवस्था है हमारी, उसको दांव पर लगा दिया, अपने लोगों की जानें दांव पर लगा दी। थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी चुनाव जीतने के बाद लोगों से कहती हैं कि जाइए गर्म पानी से नहा लीजिए और गरारा कर लीजिए। सुबह से आप लोग घूम रहे हैं, गरारा करने गर्म पानी नहा से कोरोना नहीं जाएगा। ये डॉक्टर जो बता रहे हैं बड़ा खतरनाक वेरिएंट है, एक बार अगर किसी को पकड़ लेता है तो भयंकर स्थिति हो जाती है। हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन मैं दुख के साथ ये अपनी बातें मैं रख रहा हुआ। जी बिल्कुल दुख है, जिस तरह की पूरे देश में स्थिति बनी हुई है, सभी लोग दुखी हैं। हालांकि जो चुनाव हुए वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो काउंटिंग जहाँ जहाँ हुई वहाँ लगातार भीड़ का हुजूम देखा गया। तस्वीरों में हमने आपको दिखाया कि जो जीतने के बाद जुलूस पर रोक थी, लेकिन लोग नहीं माने, लगातार जुलूस निकाले, ढोल नगाड़े बजाए, डांस करे। जहां एक तरफ इतनी बड़ी त्रासदी चल रही देश में, पूरे समूचे देश की हाल
इतने बेहाल हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग किसी भी नियम का पालन करते नजर नहीं आए। पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में जहां जहां मतगणना हुई वहां वहां की तस्वीरें हमने देखी, सब जगह यही हाल था। भीड़ इकट्ठा थी, लोग एक दूसरे से सट कर चिपके हुए थे, और यहां तक जो कर्मचारी हैं वो भी पॉजिटिव नजर आए। कई सारी जगह जो कर्मचारी थे पॉजिटिव मिले। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी हैं, हम सीधे एस हनुमंत राव जी के पास चलेंगे। सर, जो बंगाल का नतीजे आए हैं, क्या ये वहां के लोगों का गुस्सा नहीं है बीजेपी सरकार के खिलाफ? देखिए, बंगाल का जो नतीजा है उसको बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। एक बहुत नैरेटिव सेट किया जा रहा था वहां पे कि एक पोलराइजेशन करने की कोशिश हुई और इसको बंगाल की जनता ने सिरे से खारिज किया। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट हुआ है देश के लिए कि केवल बंगाल ही नहीं, अगर आप तमिलनाडु के चुनाव ले, अगर आप केरल के चुनाव ले, हमारे साथी सतीश जी ज्यादा बेहतर प्रकाश डालेंगे केरल और दक्षिण के चुनाव में, लेकिन आप देखें कि पूरे देश में जो नैरेटिव सेट हुआ उसने पोलराइजेशन को कहीं ना कहीं से नकारा है। जो काउ बेल्ट में हम एक फिजा देखते रहे हैं अब तक, एक पोलराइजेशन और उसमें 30% की बात करना, 70% की बात करना, और इस तरह की जो नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, या ये कहा जा रहा था हिंदू खतरे में है, एनआरसी की भी बात हो रही थी, तमाम सारे फैक्टर्स हैं। तो बाय एंड लार्ज बंगाल के चुनाव ने जो एक संदेश दिया है वो ये दिया है कि किसी भी प्रकार का पोलराइजेशन जनता पसंद नहीं कर रही है। ये एक नैरेटिव हुआ। दूसरी बात जो सामने आती है वो ये है कि क्या चुनाव में शालीनता को हम छोड़ दें। देखिए, जिस प्रकार जब बंगाल में जो वहां की सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, जब उनको चोट लगी तो जिस प्रकार से उनके ऊपर तंज किए गए और उनका मजाक उड़ाया गया, ये कहा गया कि साहब वो झूठ बोल रही हैं, ड्रामा कर रही हैं, वगैरह वगैरह। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार मंच से दीदी वो दीदी करके संबोधित किया, तो ये कहीं ना कहीं से जो महिलाओं को हम सम्मान देने की बात करते हैं उस पे एक चोट लगी, और कहीं ना कहीं से बंगाल की जो महिला वोटर हैं उन्होंने भी कंसोलिडेट होकर के तृणमूल के पक्ष में वोट दिया। तीसरी जो एक बात वहां से निकल करके आ रही है वो ये है कि हम जब फेडरल गवर्नमेंट की बात करते हैं, फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो वहां की जनता है और वहां की जो जनाकांक्षाएं हैं और जो वहां के मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर के हमें चुनाव में जाने की जरूरत होती है। और सिर्फ ये एक नेशनल नैरेटिव से ही जो है विधानसभा के चुनाव नहीं जीते जाते हैं, ये बंगाल की जनता ने बहुत स्पष्ट कर दिया। ये 2-3 बातें जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होकर के निकल के आई हैं। बाकी उसमें इंटरनल डायनामिक्स क्या रही, ये अभी हम लोग आगे की चर्चा में इस पे लगातार बात करेंगे, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं ये 2-3 संदेश जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से निकल करके सामने आए हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक और मेहमान है, सतीश दास, वरिष्ठ पत्रकार हैं, केरल से हैं। सतीश जी, क्या जो दक्षिण है वो बीजेपी के लिए अब दूर की कौड़ी है? नमस्ते। मेरे हिसाब से ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ना बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, उसका पॉलिसीज, उसका स्ट्रैटेजीज, सब कुछ ये नेशनल वेज अच्छा है, उसके बीजेपी वाले ऐसे कर रहे हैं। लेकिन जब आप केरल में या तमिलनाडु में आ रहे हैं तो उधर के लिए एक अलग सा स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। सी द प्रॉब्लम इज बीजेपी को ऐसा एक स्ट्रैटेजी नहीं है, बीजेपी को ऐसा एक लीडर्स भी नहीं है कि केरला में अभी एक तरफ पिनराई विजयन है, वो एलडीएफ, और दूसरी तरफ उमन चांडी और रमेश चंद्रा है यूडीएफ में। लेकिन आप ये बीजेपी के तरफ से देखें तो कौन ये बीजेपी का लीडर? वो फिल्म एक्टर्स को लेके आ रहे हैं, वो मेट्रोमैन ई श्रीधरन को लेके आया, लेकिन वो भी इलेक्शन में फेल हो गया अभी। सो साउथ के लिए अलग सा स्ट्रैटेजी नहीं है उसके पास, और साउथ के लिए अलग सा चिंता नहीं है। जो चिंता है वो स्ट्रैटेजी है वो नॉर्थ के लिए नहीं होगा, लेकिन इधर का स्ट्रैटेजी चाहिए। जब तक आपको इधर का स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है
मेरे हिसाब से आई थिंक दैट बीजेपी कांट विन इलेक्शंस इन दिस साउथ इंडिया। सतीश जी, अगर बात करें कि केरल की राहुल गांधी लगातार शुरू से बहुत मेहनत कर रहे थे, उन्होंने बंगाल में फोकस नहीं किया, ना उन्होंने पुडुचेरी पे फोकस किया, ना तमिलनाडु पे, वो सिर्फ केंद्रित थे केरल पे। लेकिन केरल में जो दशा हुई है कांग्रेस की, वो तो बिल्कुल शून्य पे चली गई है। नॉट ओनली राहुल गांधी, इधर प्रियंका गांधी भी इधर स्टेशन करके लगातार रोड शोज किया। ये पहले बार है ऐसा, बहुत सारे रोड शोज इन दोनों ने किया है। लेकिन इस टाइम ये चुनाव में फोकस था एक केरल में पिनराई विजयन का गवर्नमेंट एक और बार आना है या नहीं, कि वो कोरोना के टाइम पे, उसके पहले जो फ्लड था उसके टाइम पे ये केरला में एलडीएफ गवर्नमेंट कैसा काम किया, और ये एलडीएफ गवर्नमेंट अभी ये कोरोना के टाइम पे वो केरला मॉडल बनाया। और ये सब ये पेंशन दिया, किट दिया, ये सब वो वोटर्स के मन में है। आप राहुल गांधी और अभी ये प्रधानमंत्री मोदी भी आएगा, तो ये एक तरफ पिनराई विजयन है, एलडीएफ गवर्नमेंट है, उसका वो थोड़ा ऊपर रह गया। और राहुल गांधी आए इसीलिए 41-42 सीट मिला। ये तो राहुल गांधी आई इसकी वजह से हुआ, नहीं तो इससे भी बैड हो सकता था। इससे भी बैड हो सकता था। हमारे साथ प्रदीप रक्षित जी भी हैं। प्रदीप जी कोलकाता से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, जो स्थिति देखी गई है कोलकाता में इलेक्शन में, बंगाल में जो स्थिति नजर आई, अगर हम लेफ्ट की बात करें तो पिछले इलेक्शन में 26 सीटें थी लेफ्ट के पास, कांग्रेस के पास 44 थी, लेकिन दोनों ही लेफ्ट जीरो पे है, कांग्रेस भी जीरो पे है। तो क्या लेफ्ट और कांग्रेस का अस्तित्व बंगाल में खत्म हो चुका है? प्रदीप जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रहा है, बताइए। सर, सवाल यह है कि बंगाल इलेक्शन में जो लेफ्ट और कांग्रेस की स्थिति हुई है, क्या अब हम ये माने लेफ्ट और कांग्रेस पूरी तरह से वहां पे शून्य हो गई, जो उनका अस्तित्व खत्म हो गया है? पूरा वॉश आउट हो गया। अभी जो खबर मिला है 219 का सीट अभी पूरा आगे बढ़ रहा है। उसमें 219 टीएमसी का है, 71 बीजेपी का है, और मोर्चा का मतलब क्या है, उसमें सीपीएम है, कांग्रेस है, और आईएसपी और 2-3 उनका जुड़ी है, फॉरवर्ड ब्लॉक है, आरएसपी है, सीपीआई है। लेकिन क्या है, अभी जो चुनाव का रिजल्ट आ रहा है, अभी 2 सीट मिला है, ओनली 2 सीट मिला है। क्या है मालूम है क्या, जब सीपीएम और कांग्रेस का जो उनका ऊपर आदमी, उनका ऊपर जो आदमी का जो भरोसा उसका नहीं है, इसलिए क्या है पूरा वोट टीएमसी और बीजेपी का ऊपर बांट लिया। इसलिए क्या है, अभी तो देखा 34 इयर्स का सीपीएम का जो जमाना था उसके देखा, उसका पहले कांग्रेस का जमाना था। लेकिन क्या है, अभी जो चेंज हो गया टीएमसी और बीजेपी का ऊपर पूरा भरोसा चलाया। इसलिए हमारा जो यहाँ का बंगाल का जो आदमी, तो उनको कांग्रेस और सीपीएम को जो वामफ्रंट है उसको तो उनका पर भरोसा नहीं है, उसको कोई चुनाव का वोट नहीं मिला। लेकिन टीएमसी और बीजेपी को पूरा वोट डाल दिया उनका। प्रदीप जी, क्या ऐसा भी अगर सीपीएम कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ती तो शायद जो रिजल्ट के नतीजे हैं थोड़े से आंकड़े इधर उधर हो सकते थे? सर फिर बताइए सर। अगर सीपीएम कांग्रेस मिलकर इलेक्शन लड़ती शायद जो आंकड़े हैं, जो नतीजे हैं, प्रभावित हो सकते थे? ठीक सुनाई देना है सर। शैलेंद्र दोनों मिलकर लड़े हैं, दोनों मिलकर सर, सवाल मेरा है कि जो सीपीएम कांग्रेस अगर मिलकर इलेक्शन लड़ती बंगाल में तो शायद नतीजे बदल सकते थे। सीपीएम और कांग्रेस का जी, यही तो है, कांग्रेस का सीपीएम का कोई अभी तक जो 2 सीट मिला मोर्चा का मिल लीजिए, वो जो आईएसएफ जो था, जो नीम का जो है एक था, उनका मिला 2। कांग्रेस और सीपीएम का अभी तक कोई सीट अभी तक नहीं मिला। प्रदीप जी, वापस आएंगे आपके पास, हम दुर्गेंद्र सर के आपके पास चलेंगे। दुर्गेंद्र जी, जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो आज काउंटिंग थी, मतगणना थी, लेकिन मतगणना स्थल पर जिस तरह से सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं किया गया, क्या सरकार पहले से प्रशासन सख्त नहीं हो सकता था ताकि जो कोविड गाइडलाइन उनको फॉलो किया जा सके?
हमारा शैलेंद्र, हमारा स्पष्ट मानना है, मैं व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर एक पत्रकार होने के नाते हम स्पष्ट मेरा मानना है कि ये चुनाव किसी दशा में उत्तर प्रदेश की सरकार को कराने ही नहीं चाहिए थे। आप ये देख लीजिए, अगर ये चुनाव 1 साल और टल जाते तो कौन सा ऐसी आफत आ रही थी। कुल मिलाकर जो प्रधान है, प्रधानों का बस्ता तो 22 फरवरी को ही जमा हो गया था। तब से कहीं ना कहीं गाँवों की व्यवस्था चल रही थी ना। जो काम चलाऊ व्यवस्था, वो सारे अधिकार सीडीओ के पास थे, डीडीओ के पास थे, डीएम के पास थे। तो वैसे भी यही लोग सरकारें चलाते हैं, तो चाहे राज्य की सरकारें हों, केंद्र की सरकारें हों या गांव की सरकारें हों, चलाते तो यही लोग हैं। तो थोड़े दिन और चला लेते, कम से कम महामारी बीमारी से अगर हम उबर जाते तो सही मायने में हम सही लोकतंत्र की जो ये अंतिम पायदान है, इसके गांव की सरकार को हम बहुत अच्छी तरीके से चुनते। आधे अधूरे मन से जो सरकार चुनी गई है अगले 5 साल के लिए, वो बहुत, और उसके अलावा आप गिफ्ट में आप बीमारी लेकर चले गए हैं गाँवों तक। जो गांव हमारे सुरक्षित थे, जो गांव कोरोना से प्रोटेक्टेड थे एक तरीके से, उन गाँव में कोरोना घुस गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सैलियन खबरें आ रही हैं कि वहाँ रहस्यमय बीमारी फैली हुई है। समस्या ये है कि जब शहरों में आप ये देखें, शहरों में टेस्ट की गुंजाइश है नहीं। शहरों में अगर आप RT-PCR टेस्ट कराते हैं तो 8-8, 9-9 दिन लग जाते हैं। आज इस तरीके के 2-3 मामले हमारे पास लखनऊ, कानपुर और अन्य जगह के आए कि व्यक्ति ने 9 दिन पहले RT-PCR का टेस्ट कराया, 9 दिनों तक वो इंतजार करता रहा कि भाई हमारा टेस्ट रिपोर्ट आ जाए। आज जब उसके पास रिपोर्ट आई तो उसमें लिखा है कि दोबारा सैंपल देने की ज़रूरत है, रीसैम्पलिंग रिक्वायर्ड। तो ये क्या मसला है? अगर आदमी सीरियस हो तो 9 दिन में तो वो कब्रिस्तान या शमशान पहुंच जाएगा, तो वो कहाँ अपना दोबारा सैंपलिंग देने आएगा? क्या उठकर मुर्दा घाट से वो सैंपलिंग देने आएगा? तो जहाँ टेस्टिंग की ये व्यवस्था हो, जहाँ ट्रेसिंग की ये व्यवस्था हो, वहाँ गाँव में कोरोना जब पहुँच गया है जरिए पंचायत चुनाव, तो आप देख लीजिए कितना भयानक स्थिति है। उसके 3-4 तरीके के जो कैरियर हैं, तमाम जो वहाँ गांवों में प्रचार सामग्री छपके गई वो शहरों से गई, लोगों का खूब फ्रिक्वेंटली शहरों में आना जाना रहा। वो जो सामग्री गई वो भी एक तरीके से संवाहक थी कोरोना का। आपस में जो शहरों और गांवों का जो सीधा संपर्क हुआ वो भी बहुत खतरनाक स्थिति उसने उत्पन्न कर दी। तो कुल मिलाकर जो ये चुनाव हैं, ये मुझे नहीं लगता कि आप कोई फ़ायदा पहुँचाने वाले थे, लेकिन चूँकि आप चुनाव हो गए, परिणाम आ गए, अब जो कुछ हमें नुकसान होना था वो हो गया। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि और भयानक स्थितियां दिखेंगी। गाँवों में कई जिलों से खबरें आ रही हैं कि एक रहस्यमय बीमारी फैली हुई है, वहाँ 10 लोग मर गए, वहाँ 5 लोग मर गए। नहीं साहब, ये कोई रहस्यमय बीमारी नहीं है, ये कोरोना का जो सेकंड वेरिएंट ही है। जब गाँव में टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं, वो डिटेक्ट हो नहीं पा रहा कि कोरोना है कि नहीं है। वही बुखार, वही खांसी, वही तेज बुखार चढ़ा, व्यक्ति मर गया, उठा के क्रियाकर्म करके चले आए, फिर अगला संक्रमित हो गया। तो ये चेंज चली है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में तस्वीर भयावह दिखने जा रही है। और लोग कह रहे हैं कि आप अच्छा कहिए, अच्छी बातें करिए, आप तो बड़ी नेगेटिव बातें करते हैं। भाई नेगेटिव, पूरा इन्वायरमेंट नेगेटिव हो गया है। हम अगर पॉजिटिव करेंगे, हमारे पास जो जिनको हम बहुत करीब से जानते थे उनकी मौतों की खबर आ रही, हर घंटे एक मौत की खबर आ रही हम लोगों के पास, पत्रकारों के पास। हनुमान जी ने पूरा देश घूमा है, अभी पूरे देश को घूम कर आए हनुमान सर। वो गए हैं, केरल भी गए हैं, पुडुचेरी भी गए हैं, पूरा देख कर वो आए हैं चुनाव को। और तो क्या स्थिति रही है, वो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, जानते हैं इस देश को कि क्या स्थितियां हैं। वो लखनऊ में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि क्या लखनऊ बिल्कुल वहाँ सन्नाटा हुआ है। कल ही लखनऊ में एक ऐसा मसला आया कि वो देश के लिए, देश में ऐसा मसला कभी नहीं हुआ कि होम आइसोलेशन में 3 लोग मरे मिले। अब इससे ज़्यादा मतलब कष्टकारी पीड़ित और क्या बात हो सकती है। तो ये चुनाव ठीक है, नेता जीत गए, प्रधान जी जीत गए, और मैं तो देख रहा हूँ कई जगह से भी खबरें आ रही हैं कि प्रत्याशी संक्रमित हैं, प्रधान प्रत्याशी की मौत हो गई, इस तरह की भी खबरें आई हैं। और कम से कम 600 शिक्षक मरा है उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव में। उसके अलावा 1000 के आसपास जो आप देख रहे हैं कर्मचारी संक्रमित है, उसमें बहुत सारे लोगों की मौतें हुई हैं। तो ये जो है, अभी जैसे जैसे कोरोना मल्टीप्लाई करेगा, अभी मतगणना का जो वायरस है वो जब जैसे ही गांव में पहुंचेगा, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। जैसे चिकित्सकों से बात हो रही, वो कह रहे हैं 5-6 दिन जब बुखार आता है, 1 हफ्ते तक बुखार आने के बाद असली लड़ाई शुरू होती है। फेफड़े 7 दिन बाद जाम हो जाते हैं।
तो अभी वो दौर अभी आपको देखने को मिलेगी। बड़ी भयानक तस्वीर मैं देख रहा हूँ शैलेंद्र, और प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे ईश्वर हमारे प्रदेश को, हमारे देश को बचाइए। जी बिल्कुल, स्थिति चिंताजनक है। अब डर ये भी है कि उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं वहां तक भी कोरोना दस्तक ना दे दे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऑक्सीजन के बारे में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई हैं। व्यक्ति जो कोविड पॉजिटिव हैं वो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को संग्रह करके रखना चाहते हैं कि अगर फ्यूचर में ज़रूरत हुई तो इसका काम में आएगी। ऐसा करना बहुत ही गलत है। कोविड बीमारी में 99% ऑफ द टाइम डिजीज़ माइल्ड होती है और सारे 99% पेशेंट जो हैं रिकवर कर जाते हैं। 1% ही ऐसे पेशेंट हैं जिसमें डिजीज़ सीवियरिटी बढ़ती है और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और ये ऑक्सीजन की ज़रूरत जो है, जब ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ 94% से नीचे हो जाता है तब ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है। जब तक हमारा अस्पताल में एडमिशन नहीं होता है हम अपना ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा सकते हैं। अगर हम प्रोन लेट जाते हैं यानी कि पेट के बल लेट जाते हैं और सांस लेते हैं गहरी गहरी, तो ऐसे में ऑक्सीजन का स्तर 3 से 4% बढ़ जाता है और जितनी बार आप ऐसी प्रक्रिया करते हैं वो यूज़फुल होती है। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज 5 राज्यों के जो नतीजे आए हैं, जहां पार्टियां जीत गई हैं, नेता जीत गए, लेकिन जो जनता है वो शायद हार गई है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हनुमंत राव जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम हनुमंत जी के पास चलेंगे। हनुमंत जी, जिस तरह से अगर हम बंगाल की बात करें, खासतौर पर बीजेपी को हार मिली है, जहां पर इलेक्शन बीजेपी बनाम टीएमसी ना होकर प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के खिलाफ साथ हो गया था, तो कहीं ना कहीं जो नतीजे आए हैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख को बट्टा भी लगा है, जो आने वाले चुनाव में नुकसान दे सकता है बीजेपी को। नहीं, बिल्कुल ये चुनाव जो था वो कई सारे एम फैक्टर्स पे जो है लड़ा गया, जिसमें 2 जो बड़े एम फैक्टर्स थे वो ममता और मोदी था। और जब ममता और मोदी की सीधी टक्कर होती है और उसमें अगर ममता की जीत होती है तो कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय फलक पर ममता का कद जो है बढ़ा है और प्रधानमंत्री का कद जो है वो निश्चित रूप से एक जो स्टार कैंपेनर, या ये माना जाता था कि अब वो जहां भी जाते हैं वो जीतते हैं। और पिछले अगर हाल के वर्षों में कई राज्यों के चुनाव में आप देखें तो एक आध अपवाद छोड़ करके अधिकतर में भाजपा को जीत मिले और उसके स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी रहे और उसका श्रेय भी उन्होंने लिया। हम दिल्ली की बात छोड़ दें, हम कुछ और राज्यों की बात छोड़ दें, तो ज्यादातर राज्यों में जो है बिना मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट किए हुए मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने जीत दर्ज की।
अब बंगाल की जब बात आती है तो यह महत्वपूर्ण बात यह होती है कि ममता बनर्जी ने 2016 का अपना परफॉर्मेंस रिपीट किया है, न केवल रिपीट किया है बल्कि उससे बेहतर किया है। और किसी भी सरकार का तीसरे टर्म में इस मार्जिन के साथ चुना जाना, जहां पर केंद्र ने धन बल, बाहुबल, हर तरीके के तौर तरीके, हथकंडे, यहां तक कि ममता के संगठन से मुकुल राय को तोड़ा, ममता के विश्वस्त शुभेंदु अधिकारी को तोड़ा, और वो भी मुकुल राय को 3 साल पहले और शुभेंदु अधिकारी को 3 महीने के पहले। तो एक तरह से ममता के सामने दोबारा संगठन को खड़ा करने की चुनौती थी, अपने विश्वस्त सहयोगियों को खोने की चुनौती थी, और एक चोटिल पांव से पूरे राज्य में प्रचार करने की चुनौती थी, साथ में नंदीग्राम में लड़ने की चुनौती थी। तो इतने सारे चुनौतियों को ममता ने जिस तरीके से अंजाम दिया, और अंजाम देने के बाद जिस बड़े मार्जिन के साथ ममता ने जीत दर्ज की, वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। और जैसे हम कहते हैं कि जब कर्ण का रथ का पहिया धंस गया था और जब अर्जुन तीर मारता था, तो कमोबेश कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो स्थिति थी वो कर्ण जैसी थी, लेकिन यहाँ पर वो जीत करके आई, वो जीत दर्ज करके निकल करके आई, और उन्होंने पूरे देश को एक नया संदेश देने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि न केवल फेडरलिज्म मजबूत हुआ है, बल्कि आने वाले समय में ममता एक बड़े फलक पर राष्ट्रीय राजनीति की बड़े दावेदार बनकर भी उभरी है। जी, और साथ ही साथ अगर बात करें, जो प्रशांत किशोर थे, रणनीतिकार थे टीएमसी के, उन्होंने ये भी कहा है जीतने के बाद कि जो इलेक्शन कमीशन था उसने बीजेपी की बी टीम की तरह काम किया है। कितना सहमत हैं आप इससे? देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि जो भी सत्ताधारी दल होता है, अगर हम टीएन शेषन और उसके बाद में लिंगदो और जीवीजी कृष्णमूर्ति या अन्य जो बड़े नाम थे इलेक्शन कमीशन के, उनके बाद के दौर से अगर हम इस दौर की कल्पना करते हैं या इस दौर की तुलना करते हैं, तो निश्चित रूप से जो इलेक्शन कमीशन का जो रवैया रहा है वो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा निराशा भरा रहा है। बहुत लोगों के मन में ये बात आई है कि इलेक्शन कमीशन कहीं ना कहीं से बहुत अनबायस्ड नहीं रहा है। कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जो है सत्ताधारी दल को जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। ये जो आरोप बहुत लोगों के मन में जो है, ये इस बात की ये बात उठती है लोगों के मन में। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर वाकई में एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में इस चुनाव में उभरे हैं। अगर आपको याद होगा तो प्रशांत किशोर का एक वीडियो लीक हुआ था, जिसको कि बीजेपी के आईटी सेल ने लीक किया था, और उस वीडियो में प्रशांत किशोर ने यह कहा था कि भाई बीजेपी जीत रही है, और उसको बीजेपी ने एक बड़े प्रचार के रूप में ये कहा कि जो ममता की स्ट्रैटेजिस्ट हैं, जो मुख्य रणनीतिकार हैं, वही अब हार जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। मतलब अगर जितना मुझे पता है, वो ये प्रशांत किशोर की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। जो एंटी बीजेपी वोट थे उसको प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं से कंसोलिडेट करने का काम किया, और जो अगर आप मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, जो हम तीसरे एम की अगर बात करते हैं बंगाल में, तो कहीं ना कहीं ये वोट जो सर्वेज में भी दिखाया गया कि लगभग 80% वोट जो है वो ममता के पक्ष में जो है पोल हुआ। तो कहीं ना कहीं एंटी बीजेपी वोट जो है वो लेफ्ट और कांग्रेस की जो मोर्चा था उधर जाने की बजाय ममता यानी तृणमूल के पक्ष में जो है गोलबंद हुआ। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि ममता इतने बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी को बंगाल में रोक सकी। जी, साथ ही साथ हनुमंत जी अगर बात करें, जो बंगाल की जनता है, काफी सारी जनता ममता बनर्जी से नाराज भी चल रही थी शुरुआती सर्वे की अगर बात करें, लेकिन जो कोरोना काल जब आया, सेकेंड वेव खासकर, जो हालात बिगड़ गए बिल्कुल देश के, क्या उसका भी असर पड़ा है नतीजों में, जिससे कि ममता बनर्जी को जीत मिली है इतनी बड़ी? हनुमंत जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? ये क्या रक्षित सवाल है या मुझसे? सर आपसे। अच्छा, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। सर एक बात बोल रहा है सर। मान लीजिए आप जो बताए ना, जो ममता जी को जीत लिया, लेकिन अभी चुनाव खबर है जो ममता जी 1622 वोट में हार लिया शुभेंदु जी का साथ। हाँ नहीं, वो नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार हुई है,
और ठीक है। मैं पूरे बंगाल की बात कर रहा था। अच्छा। और जहां तक अंतिम 2 चरणों की बात है, इसमें निश्चित रूप से जिस तरीके से कोरोना का मिसमैनेजमेंट रहा, वो उसने कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक को पर डेंट डाला है। जो फ्लोटिंग वोट जिसको हम बोलते हैं फेंस सिटर्स, उन्होंने कहीं ना कहीं से बीजेपी पे दूरी बनाई है बीजेपी से, और इसका निश्चित रूप से लाभ ममता को हुआ। अगर जैसी ममता की मांग थी कि चौथे चरण के बाद एक ही चरण में सारा चुनाव करा दिया जाए, शायद अगर एक ही चरण में चुनाव होता तो हो सकता है कि ममता बनर्जी को वो फायदा ना मिलता जो आज उनकी टैली देख करके लगता है कि चुनाव का लंबा खींचने का अगर शुरुआती फायदा बीजेपी को मिला तो उसका आखिरी फायदा, अंतिम फायदा ममता बनर्जी को मिला। बिल्कुल। हमारे साथ सतीश जी भी हैं केरला से। सतीश जी, अगर बात करें हम तमिलनाडु की, जहां पर डीएमके ने फिर से वापसी की है, तो कहीं ना कहीं रीजनल पॉलिटिक्स जो है वही नजर आ रही है साउथ में। जी बिल्कुल। आप सतीश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ। सी, वो जयललिता के बाद AIADMK के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। उधर 2 पावर सेंटर्स है, चीफ मिनिस्टर एडपाडी एंड डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर OPS EPS, ये दोनों के बीच में वो पावर स्ट्रगल हो रहा है। एंड 10 साल से तमिलनाडु में DMK का राज हो रहा है, तो एंटी इंकम्बेंसी इज द मेजर फैक्टर। जो गवर्नमेंट के खिलाफ है लोग, उसको कैच करने के लिए स्टालिन को मौका मिला, तो वो अच्छी तरह यूज किया। तो एंटी इंकम्बेंसी इज द मेन फैक्टर वो तमिलनाडु में जो अभी हुआ है। और एक तरफ जयललिता के बाद जयललिता के इमेज तक आने वाले एक लीडर नहीं है AIADMK पे। दूसरी तरफ करुणानिधि के बाद अभी स्टालिन है। स्टालिन तो जैसे आप कह सकते हैं कि वो एक जयललिता के उतने नहीं है, फिर भी एक अच्छा लीडर है। तो वो जयललिता के बाद एक अच्छा लीडर को मिला वो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जो चेंज अभी हुआ है, ये तो 100% एंटी इंकम्बेंसी फैक्टर है। और स्टालिन की जो लोकप्रियता है खासकर युवाओं में, उसका भी फायदा मिला? मुझे समझ में नहीं आया। जो स्टालिन है उनकी जो लोकप्रियता है, जो उनकी पॉपुलैरिटी है, वो बहुत ज्यादा है युवाओं में, यूथ में, तो उसका फायदा मिला है स्टालिन को, DMK को? बिल्कुल मिला है, क्योंकि वो लास्ट टाइम जब ये लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उस टाइम पे स्टालिन और ये यूपीए कह सकते हैं, स्टालिन भी है, कांग्रेस भी है उसके साथ, यूपीए ने अच्छे परफॉर्मेंस किया है। तो उसके बाद ये तो प्रेडिक्टेबल था। अभी जो इलेक्शन आ रहा है उस पे स्टालिन की गवर्नमेंट बना सकता है, तो ये तो प्रेडिक्टेबल था। तो वो प्रेडिक्शन के ऐसा ही वो रिजल्ट आ गया। कह सकते हैं पहले कांग्रेस पार्टी जो थी वो तमिलनाडु में लीड करती थी, होल्ड रहता था उसका रीजनल पॉलिटिक्स पर, जो वहां की DMK है। लेकिन अब कहीं ना कहीं DMK बहुत भारी पड़ती नजर आ रही कांग्रेस पर। कांग्रेस को सीटें भी बहुत कम मिली थी। क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल खत्म हो जाएगा तमिलनाडु में? नहीं, तमिलनाडु में कांग्रेस का एक बेस है। वो तो आप केरला से कंपेयर करें और अलग स्टेट से कंपेयर करें तो भी थोड़ा कम है, फिर भी छोटे छोटे पॉकेट पे कांग्रेस को बेस। और द रिलेशन, वो राहुल गांधी और MK स्टालिन का रिलेशन थोड़ा अच्छा है। तो एज लॉन्ग एज वो रिलेशन अच्छी तरह चलेगा तो कांग्रेस को फायदा होगा। और स्टालिन को उसको कांग्रेस को वो देखभाल कर रहे हैं। अभी अकेले गवर्नमेंट बना सकता है। अभी आज का रिजल्ट देखे तो उसको अकेले गवर्नमेंट बना सकता है, लेकिन फिर भी वो कोएलिशन पे ही जाएगा। कांग्रेस को 1-2 मिनिस्टर मिलेगा, तो वो गठबंधन है वो अभी स्ट्रॉन्ग है। जी। हम दुर्गेंद्र सर के पास आएंगे। दुर्गेंद्र सर, जिस तरह से देख बंगाल में बीजेपी की बड़ी हार हुई है, हालांकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी इलेक्शन में। अगले साल उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है कोरोना काल में, क्या कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खतरे की घंटी है आने वाला इलेक्शन? निश्चित तौर पर पहले तो मैं शैलेंद्र ये कहूँगा कि पहले उत्तर प्रदेश को यहाँ की सरकार बचाए, यहाँ के लोगों की रक्षा करे। चुनाव ठीक है, मुझे लगता है कि इसी तरह के हालात, भयावह हालात रहे और ये हालात बहुत लंबे खिंचे
तो बहुत मुश्किल होगा। अब जो दूसरी लहर ने जिस तरीके से तबाही मचाई है, अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में उस तरीके की चीज़ें नहीं है। बंगाल और उत्तर प्रदेश की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स दोनों में अंतर है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ का व्यक्ति भी सेंटिमेंटल है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बंगाल की अपनी अलग स्थितियाँ हैं, लेकिन जो कोरोना है अभी निश्चित तौर पर जो पहला कोरोना का जो पहला वेव था, उसमें निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यहाँ के मुख्यमंत्री ने बेहतरीन काम किया था, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पहले निकलकर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से सड़कों पर उतर के काम किया था, वो काबिल तारीफ है। निश्चित तौर पर मजदूरों को जो फंसे हुए लॉकडाउन के कारण जो रास्ते में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर अपनी जीवन को दांव पर लगाने वाले मजदूरों को उन्होंने घर पहुंचाया, छात्रों को घर पहुंचाया, रक्षा की। और पिछले मरतबा के आप अगर देखें तो आइसोलेशन सेंटर बेहतरीन थे। जो लोग गाँवों के थे वो गाँव के बाहर आइसोलेट किए गए, उन्हें बाकायदे राशन किट और तमाम चीज़ें देकर गाँवों को भेजा गया। और अगर एक दो केस कहीं मिलते थे शैलेंद्र, तो बहुत तगड़ी उसको बहुत कायदे से सील किया जाता था, इलाके को हॉटस्पॉट बनाया जाता था। और इन सब वजह से, इतनी सतर्कता की वजह से पिछली बार हमने जो जन हानि है उसको दुनिया पूरे देश के मुकाबले बहुत कम करके उत्तर प्रदेश ने बहुत कम कर दिया था अपने प्रबंधन के कारण। लेकिन जो दूसरी वेव आई है, इस बार ना कहीं यहाँ आइसोलेशन सेंटर दिख रहे हैं, ना उस तरीके की सतर्कता एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो। यहाँ तक है कि हॉटस्पॉट बन गए हैं, ना कहीं कोई मांसबल्ली है, ना कोई सील किया गया है इलाका। यहाँ तक कि कोई संकेतक तक नहीं लगे हुए कि हॉटस्पॉट है, यहाँ जाना है कि नहीं जाना है। आराम से निर्द्वंद लोग घूम रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और लगातार कोरोना की दर रोज बढ़ रही है। आज भी पिछले 24 घंटों के अंदर 300 से अधिक मौतें उत्तर प्रदेश में हुई हैं। ये जो अपने आप में एक यहाँ की जो भयानक परिस्थितियाँ हैं उसका संकेत दे रही हैं कि 300-325 मौतें अपने आप में कोई मामूली नहीं होती हैं। तो जो आपका मूल सवाल था कि अगर ये हालात ज़्यादा दिनों तक रहे, और जो यहाँ की सरकार, जैसा कि यहाँ ऑक्सीजन को लेकर भयानक संकट था, अभी उसमें थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन अभी भी संकट है। अस्पतालों में बेड नहीं, इसका संकट है। बड़े बड़े जो कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए तो व्यवस्था है ही नहीं, लेकिन जो शुरुआती लक्षण के लोग हैं जिनमें ऑक्सीजन डाउन हो रही है, क्योंकि इस वायरस का पिछले बार में थोड़ा सा वक्त मिल रहा था, इस बार 2-3 दिन के अंदर ऑक्सीजन नीचे जा रही है। तो जो ऑक्सीजन है, जो होम आइसोलेशन में मरीज हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। सरकार की मंशा, किसी भी सरकार की मंशा ये नहीं होती कि उसके राज्य के लोग बिना ऑक्सीजन, बिना दवा, बिना बेड के मर जाएं। लेकिन जो इनको एग्जीक्यूट करने वाली मशीनरी है, जो उसकी तुगलकशाही है, जो उसकी जो मुगलिया अप्रोच है, वो बड़ा ही घातक हो गया है। सीएमओ रेफरल को लेकर पहले उत्तर प्रदेश में कि सीएमओ को लेटर लाई तभी भर्ती करेंगे, इसको लेकर हाहाकार मच गया, तमाम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब हम होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं देंगे, और देंगे भी तो एक लेटर लाओ, इमरजेंसी प्रूव करो और आधार कार्ड लगाओ। इतनी व्यवस्था करते करते इमरजेंसी प्रूव कौन करेगा? इमरजेंसी वही सीएमओ, वही डॉक्टर प्रूव करेगा जो आपको ढूंढे नहीं मिल रहा है इलाज कराने के लिए। तो जब तक इतनी व्यवस्था करोगे, गिड़गिड़ाओ, तब तक मरीज यहाँ से महाप्रयाण कर जाएगा वो। तो ये इस तरीके की स्थितियाँ जो बनी, उस पर मुख्यमंत्री को एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता के सामने आए और उन्होंने चीज़ों को स्पेसिफाई किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं, किसी अस्पताल में भर्ती के लिए ऐसी कोई व्यवस्था, अब जो सारी व्यवस्थाएं उस तरह की थी उनको खत्म कर दिया गया, कोई बाधा नहीं है, आप भर्ती करा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में भी आप 30% सीधे भर्ती करा सकते हैं, 70% कोविड कमांड सेंटर के जरिए भर्ती करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ चीज़ें स्पष्ट की। ऑक्सीजन गैस को लेकर भी कहा कि जिसको जरूरत है होम आइसोलेशन वालों को मिलेगी ऑक्सीजन। लेकिन फिर वही सवाल आ रहा है कि नीचे का जो एग्जीक्यूशन है, नीचे की जो व्यवस्थाएं हैं, जो काम अफसरशाही को करना है, जो जिलाधिकारियों को काम करना है, जो सीएमओस को काम करना, अभी कल ही 11 सीएमओ को हटा दिया गया। उनमें एक भयानक नाकारा कानपुर का सीएमओ भी था, लखनऊ का सीएमओ अभी भी बना हुआ है, फ़ोन नहीं उठा रहा किसी को, नोएडा का सीएमओ हटाया गया। इस तरह के 11 सीएमओ को हटाया। तो ये यूं ही नहीं हटाया गया, भयानक मौतें हुई हैं, लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं। तो निश्चित तौर पर अगर यही हालात रहे, चीज़ों में सुधार नहीं हुआ, तो लोग अब पीड़ित होने लगे हैं। जो बहुत प्रबल समर्थक थे
वो अब उनके मुंह से भी आह निकल रही है, वो भी अब वो भी दुखी हैं। और ऐसे में तमाम लोग ये कहते हैं कि भाई आप सकारात्मक रहिए, आप सकारात्मकता फैलाइए। कैसे संभव है? अगर किसी के यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, एक दवा इंजेक्शन, नॉर्मल दवाएं नहीं है शैलेंद्र, पैरासीटामॉल बाजार से गायब है। अब इसकी अगर ये बात कही है तो कहा जाता है कि आप पैनिक फैला रहे हैं। अरे भाई आप अपनी बात तो कहेगा, जिसको दवा है वो दवा तो मांगेगा। अगर ये पैनिक फैलाना है तो यार प्रत्येक व्यक्ति पैनिक फैला रहा है, फिर हम और आप किस लिए बैठे हुए हैं? तो मेरा स्पष्ट कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल को इसका नुकसान होने जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। दुर्गेंद्र जी, एक आज सरकार की तरफ से आदेश भी जारी किया गया कि अब जो लोग घरों पर हैं, होम आइसोलेट हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स जाएंगे घर पर और घर घर जाकर जो किट है मेडिकल की वो बांटेंगे। क्या इससे स्थिति में सुधार आएगा? शैलेंद्र, जब पिछली बार कोरोना ने आक्रमण किया था भारत पर और उत्तर प्रदेश पर भी, तो ये व्यवस्था शुरू में थी। शुरुआत में लोगों ने किट दी, शुरुआत में जो कोरोना की पहली लहर थी, किटें दी, लोग गए, केयर किया। वही मैं बात कह रहा था कि जो पहला लहर थी उसमें केयर हुआ तो लोग बचे। बाद में ये हुआ कि लोग बता के आने लगे कि भाई आप किट फला मेडिकल स्टोर से खरीद लो, इससे मंगवा लो, उसमें भी धंधेबाजी शुरू हो गई। इस बार तो अब तक अभी कल आदेश किया है, ये आदेश की जरूरत नहीं, ये तो होम आइसोलेशन के लिए प्रोटोकॉल है कि आप उसका हाल चाल लेंगे। जो कोविड कमांड सेंटर हैं या जो इनके जो हेल्पलाइन चल रही हैं, इनका नैतिक दायित्व तो है, इनका संवैधानिक दायित्व तो है कि ये लोगों का हाल चाल लें। ये थोड़ी कि आपने कहा होम आइसोलेट हो जाइए। भाई आपके पास अब भर्ती करने के लिए अस्पताल नहीं, देने के लिए ऑक्सीजन नहीं, और उसके बाद आपने कहा होम आइसोलेट हो जाइए, तो क्या वो मौत का होम आइसोलेशन कर ले, लोग वहां मौत का वर्ण कर ले वो। और आज ही दुर्गेंद्र जी खबर आई थी लखनऊ से, दुर्गेंद्र जी आज एक खबर आई जहां पर एक पिता पुत्र 4 दिन से घर में आइसोलेट थे और उनकी मृत्यु हो जाती है और 4 दिन तक आसपास के पड़ोस वालों को पता ही नहीं चलता। जब उनकी डेड बॉडी से स्मेल आने लगती है उसके बाद पता चलता है अंदर मौत हो गई। हम लोगों ने, शैलेंद्र, आपको याद होगा कि 4 दिन पहले ये जो सिस्टम है उत्तर प्रदेश का, हेल्थ सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, उसको आगाह किया था कि होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनकी खबर आप नहीं ले रहे हैं। तमाम लोगों ने के न्यूज़ को फ़ोन करके कहा कि हमारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है, हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा, हमें कौन सी दवा लेनी, कौन सी नहीं लेनी है, टोपी ट्रांसफ़र हो रही, एक से दूसरे तीसरे, इस तरह की। तो उसी समय एक पत्रकार होने के नाते, और चूंकि हम लोगों के पास भी तमाम फ़ोन आ रहे हैं, उसके नाते हम लोगों ने एक असेसमेंट किया था कि ये जो होम आइसोलेशन है, कोई ना कोई अनहोनी इसमें होने वाली है या हो रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती जा रही हैं। और आप देखिए इतनी भयावह तस्वीर कल रात 10 बजे के आसपास लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में आई कि जब इलाके में दुर्गंध फैली तो पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया गया, पुलिस आई और घर को दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसी तो देखा कि 2 लोग, पिता पुत्र, 22 साल का बेटा और 60 साल का पिता मरा पड़ा हुआ है कोरोना से। और जो 50-52 साल की जो महिला है, दिव्यांग महिला, उस बच्चे की माँ, वो वहाँ पर मरणासन स्थिति में है, उन लाशों के बीच 4 दिन तक रही। यही नहीं तो थोड़ी दूर पर एक विवेक शर्मा नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने अपने पूरे परिवार को भेज दिया था घर कि वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं, उन्होंने गांव भेज दिया, वो अकेले आइसोलेट थे, कब मर गए किसी को पता नहीं, किसी ने खबर नहीं ली। तो ये तो बिल्कुल सिस्टम का नकारापन है, सिस्टम सड़ गया है, वो लाशें नहीं सड़ी हैं, ये सिस्टम सड़ गया। मैं बहुत विनम्रता के साथ में कहूँगा, ऐसे सिस्टम का अब ऑपरेशन जरूरी है, ऐसे सिस्टम की सर्जरी जरूरी है, तभी हम अपने लोगों को बचा पाएंगे। रोज लाशें गिर रही हैं, फटाफट लोग मर रहे हैं और घर में लोग मर रहे हैं, अस्पताल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। बस फर्क इसमें इतना है कि इनकी लाशें मिल गई क्योंकि उस परिवार में जो जीवित व्यक्ति, एक महिला थी, वो भी अपने आप में गाफिल थी और वो विकलांग थी, दिव्यांग है, क्षमा कीजिएगा, और वो वहाँ तक दरवाजे तक पहुँच के दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। और एक सज्जन जो अकेले ही थे वो होम आइसोलेशन में चले गए। तो ये तो भारत में इस तरह की तस्वीर हमने नहीं, इस कोरोना काल में पहले और दूसरी वेव में नहीं देखी। ये तो बड़ी ही पीड़ादायक और कष्टकारी तस्वीर है। तमाम लोग जो होम आइसोलेशन में, आज तमाम फ़ोन आ रहे हैं कि वो डरे हुए हैं कि भाई अब क्या हो। तो ये बहुत पीड़ादायक है शैलेंद्र जी, बिल्कुल बहुत पीड़ादायक है। हम हनुमंत जी के पास आएंगे। हनुमंत जी, अगर हम बात करें असम की, वहाँ कहा जा रहा था कि कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है वापसी की, लेकिन वहाँ वापसी कांग्रेस नहीं कर पाई, तो कहीं नहीं कि कांग्रेस पीछे होती जा रही है असम में। जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल सही है।
दरअसल कांग्रेस को जितना फोकस असम पे करना चाहिए था, क्योंकि देखिए एक तरह से कांग्रेस केरला में फ्रेंडली मैच खेल रही थी एलडीएफ के साथ में, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो सकती थी क्योंकि बंगाल में वो वाम मोर्चे की सहयोगी थी, लिहाजा जो एक एग्रेशन होता है अपने अपोनेंट के खिलाफ, वो एग्रेशन जो है केरल के चुनाव में मिसिंग था। और वो बंगाल के चुनाव में भी मतलब कांग्रेस के चूंकि साथ में था लेफ्ट फ्रंट, तो एक एग्रेशन कांग्रेस का वहां पर भी नहीं दिखा। कांग्रेस को फोकस करना चाहिए था असम पे। असम के मुद्दों को कांग्रेस ने जरूर उठाया, अपने घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने बहुत बेहतर तरीके से रखा कि हम टी गार्डन के मजदूरों को 365 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी देंगे, तमाम सारी बातें। लेकिन कहीं ना कहीं से कांग्रेस अपने पूरे संदेश को जनता के बीच में पूरी तरीके से ले जाने में कामयाब नहीं हो पाई। वही बीजेपी जो है वो ज्यादा एग्रेसिव तरीके से काम कर रही थी, बीजेपी की वहां सरकार थी, बावजूद इसके बीजेपी का पूरा नेटवर्क, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क, अन्य राज्यों से गए हुए प्रतिनिधि, इन सब ने पन्ना प्रमुख की भूमिका में, बूथ प्रमुख की भूमिका में, सेक्टर प्रमुख की भूमिका में, जोनल प्रमुख की भूमिका में बहुत शानदार काम किया, ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया, जो कि कांग्रेस और उसकी जो सहयोगी थी बदरुद्दीन के आईयूडीएफ, ये वहां पर उस लेवल का काम करने में विफल रहे और ये उस बात का विश्वास दिलाने में विफल रहे कि वो एक बेहतर अल्टरनेटिव सरकार बन सकते हैं। वो केवल गोगोई साहब के पुराने कार्यकाल को ही बताते रहे कि साहब वो बड़ा अच्छा कार्यकाल था, जबकि गोगोई साहब की सरकार को वहां की जनता ने ही खारिज किया था तीसरे टर्म में। तो कहीं ना कहीं से कांग्रेस के पास में बहुत सीमित नैरेटिव था और कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही थी कि हमको अपना पूरा फोकस जो है वो असम पे देना है। एक दुर्गेश जी ने अभी, जब आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया कि साहब होम आइसोलेशन की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है, और दुर्गेश जी ने होम आइसोलेशन के की जो दिक्कतें हैं उनको उन्होंने बड़े बेहतर तरीके से जो है सामने रखा। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज की तारीख में, क्योंकि देखिए देश में या प्रदेश में इतने अस्पताल और इतने बेड नहीं है कि सबको अस्पताल में बेड मुहैया हो सके और उनका इलाज हो सके। होम आइसोलेशन एक बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन जैसा दुर्गेश जी ने भी अपनी बात में कहा और आपने भी कहा कि होम आइसोलेशन के जो मरीज हैं उनके साथ में किस तरीके का कम्युनिकेशन होना चाहिए, उनके साथ में किस तरीके की डीलिंग होनी चाहिए, उनको किस तरीके का विचार विमर्श देना चाहिए, उनको क्या हिदायतें देनी चाहिए, क्या सलाह देनी चाहिए, इसकी एक कार्यप्रणाली होनी चाहिए, जो कि सरकार अभी तक इसको एक सेंट्रल कमांड के तहत बनाने में विफल रही है। मैं चाहूंगा कि आप सतीश जी से पूछिए, क्योंकि केरला जो है कोविड मैनेजमेंट में एक बहुत मॉडल स्टेट के रूप में सामने आया है। तो हमारे समझ से जो हमारे सहयोगी सतीश जी केरला से हैं, वो शायद इस बात पे बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे और इससे उत्तर प्रदेश के प्रशासन और यहाँ की जनता को बेहतर लाभ होगा। अगर ये सवाल सतीश जी से रखें। सतीश जी, अगर उनकी विजन की बात करें, जो सीएम है वहां के, कोरोना से पूरे देश में हाहाकार था लेकिन केरल सुरक्षित रहा, तो कहीं ना कहीं वहां का जो मैनेजमेंट था, परफॉर्मेंस थी सीएम की, वो कहीं का काम आई। आज ये जीतने के बाद पिनराई विजयन का, मुख्यमंत्री का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहले 2 सेंटेंस उन्होंने बोला कि हम जीत गया है, उसके बाद उन्होंने बोला कोरोना का डिटेल, हर दिन वो 5:30 का प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और 1 आवर का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे वो सब डिटेल्स हमको बताएगा, आज इतना पॉजिटिव है, आज इतना वो रिकवर हुआ है, अभी इतना आईसीयू में बेड है, हमारा ये स्टेटस इतना है। ये आज से नहीं, वो तो जब कोरोना का फर्स्ट केस केरला में आ गया, वुहान से एक मेडिकल स्टूडेंट आया, तो फर्स्ट केस केरला में रिपोर्ट किया था, उसी दिन से अलर्ट है। तो इसके पहले वो निपा वायरस आया था, तो वो एक बहुत प्रॉब्लम टाइम था, वो इस टाइम पे हम कैसे मैनेज। जी, कह सकते हैं केरला ने जो मॉडल अपनाया कोरोना से बचने का, वो बाकी राज्यों को भी अपनाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमंत जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दुर्गेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जिस तरह से 5 राज्यों के नतीजे तो आ गए हैं, लेकिन जो नेता भी जीत गए, पार्टी भी जीत गई, लेकिन जो महामारी का दौर चल रहा है उससे कह सकते हैं नेता तो जीते हैं लेकिन जो जनता है वो हार गई है। फिलहाल इस चर्चा में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।